अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू जियो पाकिस्तान विद हुमा एंड अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, ये क्या, ये रोज आपने क्यों अपनी कॉफी दफन की होती है? आपको पता नहीं है कि आपकी वजह से ये सारा इंतजाम करना पड़ता है, मैंने कहा है कि ऐसे नाक पे स्प्रे का छिड़काव होता है यहाँ पे। ये मैंने कहा अब्दुल्ला को कि नाक को चुटकी लगाओ और गरम गरम कॉफी पी जाओ। मतलब मैंने तो आपको कहा था यू कैन। अच्छा, कॉफी तो बंदा गरम गरम तब पिए, वैसे थोड़ी ठंडी करके पिए जब कोई बारिश हो रही है, मौसम सुहाना हो। और महकमा मौसमियात ने दोबारा से ये दावा कर दिया है और बड़ा इस दफा कह रहे हैं जी पक्की बात कर रहे हैं हम, आप हमारी बात पे एतबार कर लें। वैसे महकमा मौसमियात एक्चुअली जो बात करता है ना, एक्सेप्ट कराची, वो कमोबेश सही प्रेडिक्शन ही साबित होती है फॉर द रेस्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन कराची और महकमा मौसमियात का एक अजब रिश्ता है और एक यूनिक रोमांस है कि जब भी महकमा मौसमियात ने कुछ कह दिया कि कराची में कुछ होना है, कराची में बादलों कहना नहीं, अब नहीं हमने। अब ये दिल जले हम इसलिए बैठे हुए हैं इधर क्योंकि अब हमारा भी मूड है कि जी पूरी दुनिया जो है, पूरा पाकिस्तान बारिशें जो है वो एंजॉय भी कर रहा है और ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत तबाही भी है तो। लेकिन हमारे यहाँ तो मतलब बिल्कुल ही कोई छिड़काव नहीं हुआ। वैसे बाय द वे आज मेकअप रूम में भी ये बात हो रही थी, कल रात को अपेरेंटली थोड़ी कहीं बूंदाबांदी टाइप हुई है। लेकिन महकमा मौसमियात ये कह रहे हैं कि कल परसों और तरसों कराची में बारिश होगी। और इनफैक्ट मैंने इसको ज़रा रीचेक करने के लिए बनाए ओपन माई एप्स और 2-3 वेदर एप्स हैं मेरे पास, तो उनमें भी आया 40% चांस ऑफ रेन, 60% ऑन फ्राइडे। सो आई एम थिंकिंग कि शायद हो ही जाए। 50% पे भी एट टाइम्स दिन पूरा गुजर जाता है और बारिश नहीं हो पाती। और कहीं होती है किसी कोने में एक छोटा सा शावर होके आगे हो जाता है। बट वील टेल यू मोर डिटेल्स ऑन दैट। समझ तो आपको आ गई होगी कि हम तरसे हुए हैं कि थोड़ी सी कुछ मौसम बदले, इधर बारिश हो। वील हैव टू वेट फॉर दैट। अच्छा जी, क्विकली हम कोविड नंबर्स आपके साथ शेयर कर दें। लाइक एवरी डे 101 अफराद इंतकाल कर गए हैं गुज़श्ता 24 घंटों में और 3,559 केसेस गुज़श्ता 24 घंटों में। और अगर पॉजिटिविटी रेट देखें तो 6.63 ओवरऑल मुल्क की बात हो रही है। बट ऑफ कोर्स डिफरेंट सिटीज़ हैव डिफरेंट रेट्स और कुछ में हमने देखा है कराची का बहुत ज़्यादा हाई रेट हुआ था पॉजिटिविटी रेट पिछले कुछ दिनों में। आज भी आपको बताएंगे। अब्दुल्ला की असेसमेंट ये है, एंड एक्चुअली आई वुड काइंड ऑफ अग्री विद इट, कि इन्फेक्शंस जो हैं, न्यू इन्फेक्शंस जो हमने आपको बताई हैं, वो रेट हमें लग रहा है कि थोड़ा सा कम हो रहा है। But deaths are still more than 100. अच्छा, ये तो हमारी अपनी खैर, नो एक्सपर्ट्स इन दिस, तो हम यहाँ पे ये जरूर मेंशन कर दें। आज मैं एक्चुअली रियली वांट टू कम अप विद दिस पॉइंट कि नादरा जो है उन लोगों के सर्टिफिकेट्स का इजरा क्यों कर रहा है जिनकी एक डोज लगी हुई है। ऑल्दो सर्टिफिकेट क्यों निकल रहे हैं, बन रहे हैं, सर्टिफिकेट निकल रहा है और उसमें मेंशन्ड है कि एक टीका लगाया हुआ है। लेकिन आई डोंट थिंक सो कि यू शुड बी एलिजिबल और यू शुड बी एबल टू गेट इवन अ सर्टिफिकेट जब तक आपकी दोनों डोजेस कंप्लीट ना हो जाएं, क्योंकि वो फोटोशॉप हो सकता है, काफी कुछ लेकिन यू डू रियलाइज कि अभी वो इतनी स्ट्रिंजेंट मेजर्स जो एनसीओसी की वजह से की तरफ से आए हैं कि जहां आपको रेस्टोरेंट जाना हो, होटल जाना हो, ट्रैवल करना हो, बहुत सी चीज़ों में आपको अपना सर्टिफिकेट दिखाना है। इवन इफ यू हैव हैड अ सिंगल डोज इज अ कमिटमेंट टू गेट योर सेकंड डोज, तो वो भी एक चीज़ है। लिहाजा आई थिंक ऑल्दो उसमें सर्टिफिकेट यू राइट नहीं निकलना चाहिए, आपका जो वैक्सीनेशन कार्ड है दैट शुड बी इनफ टू शो कि जी एक हो चुका है हमारा और अभी दूसरा होना है। अच्छा जी, लाहौर में आपको पता है काफ़ी ज़्यादा इक़दाम किए गए हैं। कल डीसी साहब भी हमारे साथ मौजूद थे और पता ये लग रहा है कि ऐलानात तो बहुत बड़े बड़े हैं, लेकिन आवाम और जिनको ये इम्प्लीमेंट कराने थे ऐलानात, जैसे कि पेट्रोल पंप मालिकान, रेस्टोरेंट्स वाले, इन्होंने हवा में उड़ा दिए हैं ये तमाम ऐलानात और अहकामात। लेट्स सी, होपफुली इन अ फ्यू डेज थिंग्स वुड गेट बेटर। अभी हम शुरू करते हैं। बाय द वे मिल रहा है, दे डोंट इवन आस्क, ये तो मैंने भी पता करवाया है। एंड इट्स गोइंग टू बी टफ एज वेल। वी अंडरस्टैंड द पॉइंट कि जनाब हर एक से उस तरह से अगर रश लगा हुआ है एक पेट्रोल पंप पे और फौरन आप चेक करना शुरू हो जाएं, लेकिन यू नो पिक एंड चूज करके कहीं कहीं रैंडम जिसे कहते हैं ना छापा मार टीमें पहुंचें और वहां पे लोगों के चेक कर लें। सो मे बी इट कैन हेल्प। पेट्रोल डलवाने चले जाए ना ये टीमें और आपको उसी वक्त पता चल जाएगा। खैर एनीवे, इसके अलावा भी बहुत सी बातें हैं आज के शो में। सबसे पहले अफगानिस्तान की सूरत हाल की बात करेंगे। कल आपने जियो न्यूज़ पे भी तबादुर के साथ हमारी जो स्पेशल ट्रांसमिशन फ्रॉम काबुल जारी है, हमारी टीम्स वहाँ मौजूद हैं। देखे बड़े अजब मनाजिर थे कि इतना साजो सामान, हेलीकॉप्टर्स, जंगी तैयारे और क्या कुछ नहीं छोड़ कर गए अमरीकी ऑन पर्टिकुलरली काबुल एयरपोर्ट, और उसका क्या हशर नशर करके गए हैं। हर चीज़ टूटी हुई है, यहाँ तक के गमले जो लाउंजेस में पड़े हुए थे ना काबुल एयरपोर्ट पे,
वो भी टूटे हुए हैं, पौधे भी उखड़े हुए हैं, सीट्स, बेंचेस, सब कुछ उखाड़ के फेंका हुआ है। ऐसा लग रहा था, चले जंगी साजो सामान के पीछे तो वजूहात हो सकती हैं कि ये काबिल इस्तेमाल ना रहे, लेकिन ऐसा लग रहा था कि इमारत पर भी और जो अमलाक और जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है उस पर भी अपना गुस्सा निकाला गया है। अच्छा जी, आपको साथ साथ ये भी याद दिला दें कि अमरीकी तारीख की तवील तरीन जंग आखिरकार अपने अख्ताम को पहुंची। 20 साल बाद अफगानिस्तान से आखिरी अमरीकी फौजी भी निकल गया और इस मौके पर तालिबान ने खूब जश्न मनाया। काबुल एयरपोर्ट पर तालिबान दस्तों से खिताब में ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने कहा, अफगान अवाम के मुलाजिम हैं। अमरीकी फौज निकल जाने के बाद तालिबान ने काबुल एयरपोर्ट का कंट्रोल संभाल लिया। फौजी तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, बख्तरबंद गाड़ियां और जा बजा बिखरा फौजी साजो सामान अमरीकी फौज की अफरा तफरी में अफगानिस्तान छोड़ने की तस्वीर पेश कर रहा है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने कौम से खिताब में अफगानिस्तान छोड़ने के अपने फैसले का दिफा किया। I take responsibility for the decision. The extraordinary success of this mission, after more than $2 trillion spent in Afghanistan, over $300 million a day for 20 years in Afghanistan, for 2 decades. After 20 years of war in Afghanistan, I refuse to send another generation of America's sons and daughters to fight a war that should have ended long ago. I was not going to extend this forever war, and I was not extending a forever exit. जनाब, ये तो सदर जो बाइडन के तासुरात हैं और दिस परफेक्टली मेक सेंस कि एक और नस्ल को क्यों वो अफगानिस्तान की जंग में झोंकते हैं। वो ये कह रहे हैं, जनाब मैं तो ये कर नहीं सकता और इस डिसीजन की जिम्मेदारी मैं कबूल करता हूँ। अफगानिस्तान छोड़ने से पहले अमरीकी फौज ने तमाम सामान नाकारा बना दिया और तो जिस तरह से छोड़ा गया अफगानिस्तान उस पर बहुत से सवालात हैं। कोई प्रॉपर सेटअप, इंटरिम गवर्नमेंट, मुज़ाकरात में गवर्नमेंट और तालिबान दोनों का शामिल होना, ये तमाम चीज़ें हैं जो हम वक्तन फ़वक्तन डिस्कस करते रहते हैं। सारी बात ही ये होनी चाहिए थी कि कभी ना कभी तो हम निकलेंगे, तो ऑलरेडी आप स्टार्ट हो जाएंगे, आगे जाके कौन इनको संभालेगा। इस तरह तो लगता है कोई भाग के निकला है। अच्छा, आप सुराग रोसा कुत्तों के हवाले से भी तस्वीरें सोशल मीडिया पे शेयर कर रहे थे। वैसे फ्रॉम पिक्चर इट डज नॉट लुक लाइक एनिमल शेल्टर। अब अमेरिका ये कह रहा है, पेंटागन ने इनफैक्ट इस बारे में ये बयान जारी किया है, जियो न्यूज़ पे भी सुबह नशर हो रहा था कि ये जी एनिमल शेल्टर में पड़े हुए जानवर हैं। They do not look like an animal shelter dog. तो ये अपने छोड़ गए हैं। हाँ, सारे ये जंगी कुत्ते छोड़ गए। हालांकि हमने काफ़ी ऐसी फुटेजेस, आपको याद है, फुटेज देखी थी जहां वो अपने ये जो जंगी डॉग्स हैं, जो ट्रेंड इनके डॉग्स हैं, इनको लेके भी जा रहे थे। तो आई एम जस्ट वंडरिंग कि आप अपना, हाँ ये आप छोड़ गए हैं, सामान आप अपना तोड़ गए हैं, तो ये दीज आर द वेरी थिंग्स दैट रेज क्वेश्चंस एक्चुअली। तो लिहाजा अगर हम यहाँ बैठे हुए स्पेकुलेट कर रहे हैं तो बनता भी है, पूरी दुनिया ही ये कर रही है। आपको कहीं से लग रहा है वैसे एनिमल शेल्टर? इट डजंट लुक लाइक। ये एक हैंगर है किसी एयरपोर्ट पे, जहाज का, लग ये साफ नजर आ रहा है कि इनको लेके जाना था। हाँ, लेकिन एंड में तैयार है जाने के लिए, जगह नहीं है। जो ये वैसे जुल्म है, काफी जुल्म है। मुझे तो देख के ये उसी टाइम ख्याल आया कि पता नहीं इनके पास खाना होगा, पानी होगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। उन पे टैग्स भी लगे हुए हैं, कुत्तों के नाम भी लिखे हुए हैं, लेकिन पेंटागन ने तरदीद कर दी है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक तालिबान ने मुआहदे के तहत अमरीकी शहरियों को काबुल एयरपोर्ट पहुंचाया। एक अमरीकी एहलकार के मुताबिक तालिबान के साथ तय करदा इंतज़ाम खूबसूरती से चलता रहा। दूसरी तरफ अमरीकी इनखला होते ही तालिबान ने पंजशीर पर हमला कर दिया है। वो अहमद मसूद और अमरुल्लाह सालेह जहां पर मुजाहिमत कर रहे हैं और मुजाहिमती फोर्स ने दावा किया है कि उन्होंने तालिबान के 30 जंगजू मार दिए हैं। वादी पंजशीर में तालिबान के खिलाफ मुजाहिमत का सिलसिला जारी है और ये मुजाहिमत का आखिरी गढ़ भी कहला रहा है इलाका। अमरीकी इनखला के बाद दुनिया की नजरें काबुल में आने वाली नई हुकूमत पर लगी हैं। तालिबान के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने ट्वीट करते हुए बताया कि सुप्रीम काउंसिल का 3 रोज़ा इजलास तालिबान के अमीर मुल्ला हैबतुल्लाह अखुंज़ादा की ज़ेर सदारत कंधार में हुआ। नई इस्लामी हुकूमत और काबीना की तश्कील से मुताल्लिक अहम फैसले भी हुए। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने इस मौके पर पाकिस्तान की तरफ से अफगान अवाम के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। तो अफगान अवाम है वो सुख का सांस लेंगे और हम आगे एक मुस्तहकम अफगानिस्तान के साथ इंशाल्लाह अपने रवाबत और मजबूत कर पाएंगे। सो आज अफगान अवाम को हमारा पैगाम है कि हम आपकी
आपके यहाँ अमन के लिए, आपके यहाँ इस्तेहकाम के लिए दुआ गो भी हैं, और इंशाअल्लाह जो हमारे बस में है हम आपके लिए हाजिर भी हैं, और हम इंशाअल्लाह जो मुमकिन रिलीफ हम अफगान अवाम को दे सकते हैं वो हम आपको देंगे। अच्छा, साथ ही एक ऑब्वियसली ने ख्वाहिशात हमारी तरफ से तो हमेशा ही हैं, और ख़ास तौर पे क्योंकि जिस तरह अफ़गानिस्तान के लोग कितने दहाइयों से पाकिस्तान में भी रहते हैं कि वो ऑलमोस्ट एक ही हो गए हैं, पाकिस्तानी अफ़गानिस्तान, कुछ आपको फ़र्क भी नहीं पड़ता। लेकिन अब जो हम सोशल मीडिया पे एक बड़ी इंटेंस किस्म की डिबेट भी सुनते हैं, स्पेशली बाय अफ़गानी सेटल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी कोई इतनी नेक तमन्नाएं नहीं है वैसे पाकिस्तानियों के लिए, बिकॉज दे होल्ड पाकिस्तानीज रिस्पॉन्सिबल फॉर अ लॉट ऑफ स्टफ दैट इज हैपनिंग इन अफगानिस्तान। तो ये भी एक एलिमेंट है। आपको साथ साथ ये बताएं कि तालिबान के मुताबिक मुल्ला बरादर काबुल रवाना हो गए हैं और जल्द ही अफगान काबीना का ऐलान मुतवक्के है। हुकूमत साजी के अलावा भी तालिबान के सामने चैलेंजेस के पहाड़ खड़े हैं और दुनिया देख रही है वो इस चैलेंजेस से कैसे निपटते हैं, बिकॉज अब बिल्कुल एक नया स्टांस लेके आए हैं। कॉलो फेल में तजाद तो हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट इंटेंशंस जो इनकी हैं और ये चाहते हैं कि दुनिया के साथ, लेकिन हम अभी ये क्यों कहेंगे कॉलो फेल में तजाद होगा? होपफुली नहीं होगा, और अवाम के लिए, अफगान अवाम के लिए ये नया सेटअप जो है ये उम्मीद की जा सकती है, और दुआ भी हमारी यही है बहैसियत पाकिस्तानी के सिलसिला बेहतर हो और अवाम सुख का सांस ले और उनकी ज़िंदगी में तरक्की और खुशहाली आए। अच्छा जी, साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद कसूरी साहब ने हमें ज्वाइन किया है, उनसे भी बात करेंगे। कुछ और मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। शुक्रिया कसूरी साहब। कसूरी साहब, अफ़गानिस्तान से अमेरिका चला गया, तालिबान हुकूमत अब बनाने के प्रोसेस में है। ये वो सूरत हाल है जिसका शायद 1-1.5 साल पहले तक किसी को अंदाज़ा नहीं था कि इतनी क्विकली ये सब कुछ हो जाएगा और तालिबान वुड टेक ओवर काबुल लाइक दैट। अब नई तालिबान हुकूमत के सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होगा? हाँ, जिस बात पे आप हैरानी का बजा तौर पर इज़हार कर सकते हैं कि किसी को ये अंदाज़ा नहीं था कि इतनी तेज़ी में जो अफ़गान नेशनल आर्मी है, जिस पे अमेरिका ने इतना ख़र्च किया है और जिस पे 20 साल ट्रेनिंग की है, वो रेत की दीवार साबित होगी और देखते देखते ख़त्म हो जाएगी। उसकी बहुत सी वजूहात हैं और बुनियादी वजह उसकी ये है कि अब वहाँ लिखा जा रहा है खुल के, लेकिन मैंने तो उस वक्त कहा था जब मैं वज़ीर ख़ारजा था, उसके बाद अमेरिका के अपने जो सीगार यानी इंस्पेक्टर जनरल हैं वहाँ के, वो बता रहे थे कि पैसा बहुत सा खाया जा रहा था, हुक्मरान तबके में तकसीम हो रहा था। ऐसी रिपोर्ट्स भी हैं कि फ़ौज को कई महाजों भेजा गया, उनके पास जूते तक नहीं थे, खाना तक नहीं था। तो बड़े बड़े जो लीडर थे, वो जो पैसे फ़ौज के लिए मिल रहे थे वो अपनी जेब में डाल रहे थे। नंबर 2, जब उनका लीडर ही गायब हो गया, प्रेसिडेंट अशरफ गनी, तो किसके लिए लड़ते? लेकिन अशरफ गनी साहब तो उस वक्त गायब हुए हैं जब उन्होंने देखा कि पै दर पै हज़ीमत का उनको सामना है। मुख्तलिफ जो प्रोविंशियल कैपिटल्स हैं, सूबाई दारुल हुकूमत तालिबान के सामने बग़ैर लड़ाई के हथियार डाल रहे हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो इनके सामने यह है कि इस मुल्क को इकट्ठा रखें और इनको सबक सीखना चाहिए माजी से। और जो बाकी कौमियतें हैं, ताजिक 25% के करीब हैं, फिर उज़्बेक हैं, हज़ारा हैं और तुर्कमान हैं और दीगर 13-14 कौमियतें हैं। इन सबको साथ लेके चलें। ये बात वाज़े है कि अगर ये ना हुआ तो फिर खुदा न खास्ता दोबारा खाना जंगी का अफ़गानिस्तान शिकार हो सकता है। अच्छा कसूरी साहब, सिर्फ अफ़गानिस्तान ही नहीं, ये दुनिया के लिए भी एक नए दौर का आगाज़ होगा, क्योंकि अफ़गानिस्तान में पूरी दुनिया ही इन्वेस्टेड है ओवर द पास्ट 20 ईयर्स। तो आप समझते हैं कि आलमी ताकतों के पास अपने फ़ौजी अफ़गानिस्तान में रखे बिना नई हुकूमत पर दबाव या चेक रखने का कोई तरीका हो सकता है? ये समझता हूँ कि सबक अमेरिका और मगरब को ये लेना चाहिए कि बजाय ये कि अफ़गानिस्तान को कोलैप्स होने दें कि उसकी माशी पोजीशन ख़राब है, उनके $9 बिलियन जो हैं वो रिज़र्व्स में अमेरिका ने दबाए हुए हैं, ये मत करें। अगर वो ये किया तो वाकई वो ख़तरा होगा कि वहाँ इलाका गैर बन जाए और फिर ना तो वो पाकिस्तान के लिए तो बहुत ही बुरा होगा, मगरब के लिए भी वो बुरा होगा। मैं समझता हूँ कि इलाकाई क़ुव्वतें, चीन, पाकिस्तान, रूस,
ईरान रूस को मैं इसलिए इलाकाई कुव्वत समझता हूँ कि रूस साबिक हुक्मरान है उस इलाके का सोवियत यूनियन के तौर में, और 3 रियासतें ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, तुर्कमानिस्तान जो कि अफ़गानिस्तान के करीब हैं, बॉर्डर्स भी मिलते हैं, वो अगर वहाँ गड़बड़ हुई तो रूस पे डायरेक्ट असर होगा, रूस की अपनी जो मुस्लिम आबादी है उस पे असर होगा। तो ये बुनियादी ज़िम्मेदारी तो इलाके के ममालिक की है, लेकिन मगरिब को भी ये चाहिए कि मदद करें, और तालिबान को चाहिए कि वो दुनिया को साबित करें कि वो माजी के तालिबान नहीं। जब वो कहते हैं कि ख़वातीन को हक़ है तालीम का, जब वो कहते हैं ख़वातीन को हक़ है कि वो मुलाजमत कर सकें, तो करके दिखाएं ये। फिर उनको ये गलती नहीं करनी चाहिए कि सारी फ़ौज, सारी ब्यूरोक्रेसी को फारिग कर दे। उनमें से जो एलिमेंट्स, क्योंकि ट्रेंड लोग हैं, अफ़गानिस्तान से हज़ारों लोग वैसे ही गायब हो गए हैं और हज़ारें और गायब हो जाएंगे, उनको ट्रेंड मैन पावर की ज़रूरत है। तो उन्हें चाहिए कि इन लोगों को अपने साथ मिलाएं। आम माफ़ी का तो ऐलान किया है, लेकिन अपने रवैये से भी ये साबित करें। तो रवैये से भी साबित होना चाहिए, जो ऐलानात हैं उन पर हकीकी मानों में अमल होना चाहिए। कसूरी साहब, लास्टली पाकिस्तान का मसला तो सबसे अलग है, आपको पता है, क्योंकि वी आर राइट नेक्स्ट डोर। फिर TTP वाला फिनोमेना भी है। अफगानिस्तान में जो कुछ भी हो, सबसे ज़्यादा असर भी पाकिस्तान में पड़ता है। अब तो हुकूमत बड़ी मोहतात नज़र आ रही है। आप समझते हैं कि यही बेहतरीन हिकमत अमली है, या इस वक्त अफगानिस्तान में जो इंतज़ामी स्पेस है इसमें पाकिस्तान को अपना किरदार बढ़ाना चाहिए? अफ़गान कौम एक गयूर कौम है, उनको ये पसंद नहीं है कि पाकिस्तान ये इम्प्रेशन दे कि वो जैसे को बड़ा भाई है, ये को बहुत बड़ा मुल्क उनके बॉर्डर पे है, उनको डिक्टेट कर रहा है। बिल्कुल नहीं करना चाहिए। जो एडवाइस देनी भी है वो पसे पर्दा अलहदा दें। हाँ, पब्लिकली उनको जो पाकिस्तान ने कहा है, वो चीन भी कह रहा है, ईरान भी, अफ़गानिस्तान और रूस भी कह रहा है कि अपनी सरजमीन जो है वो उस पर किसी और मुल्क पे वहाँ से हमला ना होने दें। तो मैं इस बात के हक़ में हूँ कि पाकिस्तान को ना तो अपने फेवरेट्स ढूंढने चाहिए, या स्ट्रेटेजिक डेप्थ का कॉन्सेप्ट ही भूल जाना चाहिए। हमें तो चाहिए कि एक अफ़गानिस्तान ऐसा जो मुस्तहकम हो, मुस्तहकम होगा तो तरक्की करेगा, तरक्की करेगा तो वहाँ खाना जंगी नहीं होगी, गड़बड़ नहीं होगी। हमने माजी में देखा है जब भी वहाँ खाना जंगी हो, गड़बड़ हो, पाकिस्तान उसका दूसरे नंबर पे शिकार बन जाता है। तो मैं समझता हूँ ये पॉलिसी मुनासिब होगी कि हम कोई दखल, ऐसा इम्प्रेशन ना दें कि हमारे वहाँ फेवरेट्स हैं। और लग रहा है कि पाकिस्तान आर्मी, ISI, हुकूमत, सब इस बात का उनको अंदाज़ा है। चलें जी, खुर्शीद महमूद कसूरी साहब से बात कर रहे थे। वेरी फ्रूटफुल थॉट्स। और कसूरी साहब यू नो एज एन एक्सपर्ट ऑन द सब्जेक्ट, खारिजा उमूर जो हैं, और जब भी इनसे बात करते हैं कुछ ना कुछ सीखने का मौका मिलता है। हम इनसे बात कर रहे थे और साथ साथ विजुअल्स भी चल रहे थे अभी लेटेस्ट, जब कंप्लीट अमेरिकन एग्जिट के बाद। एंड आई वाज जस्ट थिंकिंग दिस कुड हैव बीन डन इन सच अ डिग्निफाइड बेटर वे। जब आपको पता भी है कि जब आपने निकलना है तो चीज़ें आप सिस्टमेटिकली करते चले जाएं। एनीवे आई गेस अब इसके बारे में बात करने का कोई फायदा नहीं करेंगे, ताज़ा सूरत हाल भी मालूम करेंगे, लेकिन हाँ। अभी हम आपको बताना चाहते हैं पर्टिकुलरली अहले कराची को कि एक बार फिर आप हो जाएं बारिशों के लिए तैयार। वैसे मुल्क में भी मानसून का आपको पता है सीज़न चल रहा है। महकमा मौसमियात ने कराची समेत अंदरूनी सिंध में आज से बारिशें शुरू होने की पेशगोई की है। तेज़ हवाओं और गरज चमक के साथ बारिशों का सिलसिला जुमे तक जारी रहेगा। शदीद बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा होने का भी खतरा रहेगा। अभी पहले बारिश होने तो दे, मतलब हम ऑलरेडी सैलाब पहले ही आ गया। मतलब हम अपनी पेशगोइयों में ऐसा खतरा बता देते हैं और लोग मतलब बिल्कुल ही कोई अपने बेसमेंट्स में जाके बंद हो जाए। कुछ ऐसा नहीं है। लेट अस सी वेदर ये होता है कि नहीं होता। अच्छा, मेरा ख्याल है पूछ लेते हैं हम, ठीक है, पूछ लेते हैं। अगर आपको इतने आज हो जाए फिर तो सबसे पहले आप ही बात करें। अच्छा जी, महकमा मौसमियात के डायरेक्टर सरदार सरफराज हमारे साथ हैं। सरदार सरफराज साहब, आप भी हमारे शो पे आते रहते हैं, बल्कि हमने एक दफ़ा आपसे ये भी बात की थी कि पेशगोई जो होती है, फोरकास्ट, ये कितनी एक्यूरेट होती है। लेकिन फिलहाल की बात कर लेते हैं कि बताया गया है आज से कराची समेत मुल्क के जनूबी हिस्सों में बारिशों का जो है वो स्पेल शुरू हो जाएगा। तो ये बारिशें कितने दिन चलेंगी और क्या ये सब मामूल के मुताबिक है, ये इसी तरह एक्सपेक्टेड था? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, ये मानसून की हवाओं का ज़्यादातर रुख पूरे अगस्त के महीने में शुमाली पाकिस्तान की तरफ रहा है।
और अब जो ये पिछले 3-4 दिन पहले एक लो प्रेशर एरिया बे ऑफ बंगाल में बना था, वो सेंट्रल इंडिया से होता हुआ इस वक्त राजस्थान के ऊपर और बल्कि हमारे ईस्टर्न सिंध के ऊपर उसका खासा एरिया मौजूद है। तो उसके नतीजे में मानसून हवाएँ ईस्टर्न सिंध में कल से दाखिल होना शुरू हुई हैं। कल भी नगर पार्कर से अच्छी बारिश रिपोर्ट हुई है और ये सिलसिला फिर फैलते फैलते पूरे सिंध को अपनी उसमें लेगा और साउथ बलूचिस्तान, फिर बल्कि शुमाल मशरक़ी बलूचिस्तान और उससे ऊपर साउथ पंजाब के इलाकों में भी ये सिलसिला रहेगा अगले 3 दिन तक, 1 से लेकर 3 सितंबर तक। बल्कि बाज़ एरियाज़ में तो 4 सितंबर की सुबह तक बारिश होगी। इसमें जनरली अच्छी बारिश होगी, मॉडरेट टाइप, और किसी वक्त हैवी शावर्स भी मतवक्के हैं। तो है तो बिल्कुल मामूल के मुताबिक, इसलिए कि मानसून 15 या 20 सितंबर तक तो नॉर्मली चलता है पाकिस्तान। ठीक, ओवरऑल आपने जनूबी पाकिस्तान की सूरत हाल तमाम बताइएगा। सरदार साहब की वार्निंग तो जारी की गई है, अर्बन फ्लडिंग भी हो सकती है, शहरी इलाकों में कुछ स्पेसिफाई कर सकते हैं कहाँ कहाँ ज़्यादा ख़तरात मौजूद हैं? जी देखिए, इसमें वही जैसे लो प्रेशर एरिया राजस्थान और फिर हमारे सदरन सिंध से, उसमें ज़ाहिर है कि थरपारकर डिस्ट्रिक्ट, बदीन, ठट्ठा और कराची ये इलाके आ जाते हैं। तो इन सब इलाकों के जो ख़ासकर जनूबी हिस्से हैं इन अज़ला के, वहाँ से होता हुआ ये आगे समंदर की तरफ मूव करेगा ये लो प्रेशर एरिया। तो जो नशेबी इलाके हैं, ख़ासकर इन चारों डिस्ट्रिक्ट्स के नशेबी इलाके, उनके एरियाज़ में लो लाइंग एरियाज़ जो हैं वहाँ पर अर्बन फ्लडिंग का और वाटर लैगिंग का ख़तरा होगा या ख़दशा है। तो वहाँ के मकीनों के लिए यही अमूमन हम कहते हैं कि वहाँ के जो लोग बिल्कुल पानी के करीब रहते हैं नशेबी इलाकों में, तो पानी के किसी रेले से बचने के लिए वो एहतियाती तदाबीर करें। और बाकी जहाँ एडमिनिस्ट्रेशन तो अपना काम कर रही होती है, वो उनको भी चाहिए कि नशेबी इलाकों में जहाँ पानी खड़ा होता है तो वो जल्द अज जल्द उसको ड्रेन आउट। थैंक यू डायरेक्टर महकमा मौसमियात सरदार सरफराज। जनाब, आप अपने घर के पर नाले वगैरह खोल लें सारे। बिल्कुल, जरा अपनी जैसे छतों की अगर नाले बंद हैं तो वो जरा थोड़ी सी सफाई कर लें, पत्ते आ जाते हैं। उसके बाद बारिश ज़्यादा हो या कम हो, ये जो एक चीज़ें हम आपको हमेशा याद दिलाते हैं, अपने घर की बेल जो है, डोर बेल जो है, उसको ना हाथ लगाएं, बल्कि मैं तो कहती हूँ उसको कवर ही कर दें फिलहाल, ताकि कोई आपके घर आ भी रहा हो तो वो हाथ ना लगाए। मतलब ये 2-4 चीज़ें जो हैं। पता है क्या तरीका होता है, मैंने एक दफ़ा किया था कि जो प्लास्टिक का बैग होता है ना, वो बेल के ऊपर रख के और उसको टेप कर दिया। That is what most people do, although उसमें भी पानी वैसे चला जाता है। But anyway, बारिश हो तो just take care. Do these things, be vigilant. बस be vigilant। हमने तारें गिरते हुए और वो बिजली वगैरह कितना हमने ये देखा है। पकौड़ों का आप मसाला भी बना के रख सकते हैं ऑलरेडी। कितनी सीरियस बात थी ना, लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन हो रही थी, इससे पकौड़े बना ले, उसके बाद कुछ पता नहीं कल हो या ना हो। अच्छा जी, आपको बताएं हम आपस में भी यही डिस्कस कर रहे थे कि व्हाट इज दिस आइडिया ऑफ अ नेशनल गवर्नमेंट एट दिस टाइम। आज शहबाज शरीफ साहब ने मतलब एक ऐसा प्रपोजल है, और खासतौर पे इस हुकूमत को जो कि काफी सेट है इस वक्त, तो दे विल नॉट एंटरटेन दिस आइडिया। बट एनीवे, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है आईनी और कानूनी लिहाज से। देयर इज नो सच थिंग एज नेशनल गवर्नमेंट व्हिच कैन बी फॉर्म्ड। सो वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट ही वाज थिंकिंग। बट एनीवे, सबसे पहले तो आपको बैकग्राउंड दे दें और बताएं कि मुल्की मसाइल के हल के लिए कौमी हुकूमत का ऑप्शन माजी में भी कई बार ज़ेरे बहस आ चुका है। खुसूसन आमरीत के दौर में इस तरह की तजावीज़ जो है वो सामने आती रहती हैं। अब नून लीग के सदर शहबाज शरीफ ने एक बार फिर कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दी है। उनका मौक़िफ़ है कि आज मुल्क को जिन मसाइल का सामना है वो कोई एक पार्टी हल नहीं कर सकती। एग्जैक्टली एक्चुअली उन्होंने क्या कहा, हम आपको सुनाना चाहते हैं। एक जमात के अलावा सब जमातें मिलकर अगर इंशाअल्लाह 2 सालों में 2.5 सालों में कराची को जनूबी एशिया का पेरिस बना देंगे। खुदा, इन्होंने ये नहीं कहा बाद में मेरा नाम बदल देना अगर 2.5 सालों में ना ठीक हो। अच्छा, शहबाज शरीफ ने PTI को मीसाक जमहूरियत की तजवीज़ भी दी थी, आपको याद होगा, मीसाक मईशत बेसिकली, और मरीम नवाज़ ने इसे मजाक मईशत कहकर रद्द कर दिया था। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने बड़े मानी खेज अंदाज में कहा कि शहबाज शरीफ की नून लीग में जगह नहीं बन रही, हुकूमत में हिस्सा मिलना तो दूर की बात है। कानून पर अगर अमल दरामद हुआ तो शहबाज शरीफ साहब मज़ार कायद की में नहीं अडयाला में होंगे। तो इसलिए वो ये क्यों नहीं कहते कि कानून पर अमल दरामद और कानून के ऊपर जो है वो चलना चाहिए। ये पाकिस्तान में जो हर जगह के ऊपर वो 24 घंटे ये सोचते हैं कि मेरा क्या किरदार होगा हुकूमत में, मैं किस तरह शामिल हो सकता हूँ। फिलहाल तो मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को मरियम बीबी ही शामिल नहीं कर रहे हैं नून लीग में, तो हुकूमत में उनका शामिल होना तो बड़ी दूर की।
और ये तो खैर फवाद चौधरी को आपने सुना। आपको ये भी बताएं कि चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो इन दिनों पीडीएम को अपने हदफ में लिए हुए हैं और रोज़ाना कोई ना कोई बयान जो है वो दाग देते हैं और कोई तंज का मौका जो है वो हाथ से नहीं जाने देते। पीडीएम के दोबारा लॉन्ग मार्च के ऐलान पर कहा पीडीएम वाले पहले इस्तीफे दें फिर लॉन्ग मार्च करें। सुनिए उन्होंने क्या कहा। लॉन्ग मार्च का ऐलान तो पहले भी हुआ था, लॉन्ग मार्च की तैयारी पहले भी हुआ था। तब हमारा दोस्तों ने कहा था कि लॉन्ग मार्च तो इस्तीफ़ों के बगैर ऐन वक्त में कैंसिल करके कह दिया था कि इस्तीफ़ों के बगैर तो लॉन्ग मार्च बनता नहीं है। तो अब अगर वो लॉन्ग मार्च ऐलान कर रहे हैं तो उम्मीद है वो जल्द इस्तीफ़ा दे के लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे, वरना हर दूसरा हफ्ता लॉन्ग मार्च के ऐलान करना फिर जाना वो तो सियासी नुकसान ऑपोजिशन को पहुंचाता है। बिलावल भुट्टो की बात में दम तो है, क्योंकि पीपल्स पार्टी और पीडीएम की दीगर जमातों में इख्तलाफ ही इस्तीफ़ों की ऑप्शन पर हुआ था। अब शहबाज शरीफ कौमी हुकूमत बनाने की तजवीज़ दे रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ सिंध में हुकूमत की कारकर्दगी पर तनकीद भी करते रहे हैं और करते हैं। ऐसे में कौमी हुकूमत के क़याम की तजवीज़ कुछ अजीब सी लगती है। बट चलें, लेट्स टेक सम एनालिसिस ऑन दिस। और इरशाद भट्टी साहब सीनियर तज़कियाकार हमारे साथ मौजूद हैं। भट्टी साहब, शहबाज शरीफ का बयान यह है कि इस वक्त मुल्क को जिन मसाइल का सामना है एक कौमी हुकूमत जिसमें तमाम पार्टियां शामिल हों उनका हल ढूंढ सकती है, यानी एक कौमी हुकूमत अब उनके ख्याल में इस मुल्क की ज़रूरत है। आप ये बताइए कि आपको इसमें मसाइल का हल कहीं नज़र आ रहा है या प्रॉबली अव्वल तो ये हो नहीं सकता और अगर हो भी गया तो शायद मसाइल बढ़ जाएं? शहबाज शरीफ साहब ने अगर अब बात की है कि अब कौमी हुकूमत बनेगी तो क्या अपोजिशन कौमी हुकूमत पर मुत्तफिक हो पाएगी? जो अपोजिशन पीडीएम में मुत्तफिक नहीं वो क्या कौमी हुकूमत पर मुत्तफिक हो पाएगी? और क्या तहरीक इंसाफ उसमें शामिल हो जाएगी जिनकी सिंध के अलावा हर जगह हुकूमत है, वो सारी और वो अपनी हुकूमत छोड़कर और ये मान कर कि हाँ हम मसाइल हल करने में नाकाम हो गए हैं, आए कौमी हुकूमत बनाएं, वो अपने वोटर सपोर्टर को क्या जवाब देंगे? तो मुझे नहीं लगता कि ये वो भी मुत्तफिक होंगे। फिर तीसरी बात कि जो कश्मीर से अफ़गानिस्तान तक, कोरोना से टड्डी दिल तक, नैब इस्लाहात से इंतखाबी इस्लाहात तक जो सियासत हमारी मुत्तफिक नहीं एक जगह हो पा रही, वो क्या कौमी हुकूमत पर कैसे मुत्तफिक हो जाएगी? और आखिरी बात कि मरीम नवाज, एक मरतबा शहबाज शरीफ साहब ने पहले भी ऑफ़र की थी असम्बली में कि इस हुकूमत को तहरीक इंसाफ को क्या है मिसाक जमहूरियत करें, तो मरीम नवाज साहबा ने उसको मजाक जमहूरियत कह दिया था। तो ज़रा नवाज शरीफ साहब और मरीम नवाज साहबा से भी पूछ लें कि क्या वो इस तजवीज़ के हामी हैं। वैसे तो मुझे मेरा ये बिलीव है कि ये गुड कप बैड कप खेलते हैं, लेकिन पूछ लें। अच्छा भट्टी साहब, ये भी बताइएगा कि कौमी हुकूमत की बात इससे पहले भी बहुत दफ़ा हो चुकी है, ख़ासतौर पे आमलियतों में ये ऑप्शन जो है वो बड़ा ज़ेर बहस रहती है, लेकिन तब भी इस पे कभी अमल हुआ नहीं है। तो क्या ये काबिल अमल भी है, वर्केबल है ये चीज़, या वैसे ही बात होती है इसकी? नहीं, बिल्कुल नहीं, काबिल अमल नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। ना इस हमारे जैसे मुल्कों में जहाँ आमरीतें लगा देते हैं और सिविलियन हुक्मरान हमारे जो हैं वो पार्लियामेंट और वोट के ज़रिए आकर बादशाह बन जाते हैं, वो सिविलियन डिक्टेटर बन जाते हैं। और जो इक़्तिदार में आता है वो कोशिश करता है कि आखिरी लम्हे तक एंजॉय करे, किसी को शरीक ना करे। वहाँ ये मुमकिन नहीं है। अच्छा भट्टी साहब, एक तरफ शहबाज शरीफ साहब की बातें तो दूसरी तरफ पीडीएम लॉन्ग मार्च का ऐलान भी कर रही है, वो भी बगैर इस्तीफ़ों के, जिस बात पे पहले फड्डा हुआ था। अब अगर पीडीएम कमोबेश उसी हिकमत अमली पर आ गई है जो पीपीपी ने तजवीज़ की थी, तो क्या दोबारा इकट्ठे हो सकते हैं? क्या दोबारा एक ही मेज़ पर बैठ सकते हैं पीपल्स पार्टी एंड द रेस्ट ऑफ द पीडीएम? शहबाज शरीफ साहब कह चुके हैं, जो पीडीएम में शामिल हैं और लीड कर रहे हैं, खैर से वो कह चुके हैं ना मज़ाहमत ना मफामत, अब इलेक्शन 2023 के इलेक्शन हमारा फोकस है। तो सारे इस पर आ गए हैं कि अब इस वक्त इमरान खान साहब को शहीद बनाना सियासी शहीद, पहले तो गिरा ही नहीं सकते, तरीके अदम एतमाद कामयाबी नहीं होगी, गिरा ही नहीं पाएंगे। चेयरमैन सेनेट में उन्होंने देख लिया है अपोजिशन ने, लेकिन अगर कुछ इरादा भी करें तो नहीं करना चाहेंगे, क्योंकि अब इमरान खान साहब को सियासी शहीद बना के फिर से कि इमरान खान साहब बस जाके बाहर कहेंगे मुझे तो वक्त ही पूरा नहीं करने दिया गया,
तो अब वो नहीं है, अब ना अपोजिशन चाहती है कि गिराए, ना उन्होंने गिराना है। और दूसरी बात यह है कि अगर ये लॉन्ग मार्च पहले तो होना ही कोई नहीं, जलसा हो सकता है, मे भी हो सकता है, मैं गलत हूँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि लॉन्ग मार्च हो, तो जलसा इस्लामाबाद में हो सकता है। और बिलावल भुट्टो की ये बात तो पीडीएम को ज़रा गौर करना चाहिए कि यही तो पीपल्स पार्टी कह रही थी कि सारा कुछ करें, मगर आपने इस्तीफ़े दरमियान में डाल दिए और फिर शोकाज नोटिस दे दिया, तो क्या फ़ायदा मिला। अच्छा जी, बहुत शुक्रिया आपका भट्टी साहब, थैंक यू सो मच। वैसे एक बात तो है, आपको पता है जब इमरान खान ऑपोजिशन में थे तो बस वही अकेले ऑपोजिशन में नज़र आते थे और उनकी एक ही जमात होती, चाहे धरने जलसे उस पर आपकी कोई भी राय हो सकती है, लेकिन ही वॉज द वन इन ऑपोजिशन, ऑल्दो पीपल्स पार्टी अलग से ऑपोजिशन करती थी, लेकिन अब ये सारे मिलकर भी वैसे वो ऑपोजिशन नहीं बन पाए जो कि शायद इनको यू नो देयर आर स्ट्रेंथनिंग नंबर्स, एग्जैक्टली स्ट्रेंथनिंग नंबर्स, बट आई गेस नॉट इन दिस केस। इससे पहले हम आपको पता है ना, बता रहे थे अफगानिस्तान की सूरत हाल और वो कुत्तों, जंगी कुत्तों वाला मामला, जो ट्रेंड कुत्ते हैं। अब पेंटागन ने तो तस्दीद कर दी है, लेकिन हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स जो अफगानिस्तान में मौजूद हैं, एजाज सैयद और अयाज अकबर ने हमें लम्हा बलम्हा वहाँ की सूरत हाल से अपडेट किया है। अयाज इज़ विद अस राइट नाउ और अयाज से हम जानते हैं कि कल इन्होंने वैसे पूरे हवाई अड्डे का दौरा किया, वहाँ पर मुख्तलिफ इक्विपमेंट, हेलीकॉप्टर सब दिखाते रहे। What did he actually see? अभी क्या सूरत हाल है वहाँ पर अमरीकी इनखला के बाद, ये अयाज हमें बताएंगे। अयाज ओवर टू यू, अपनी जरा सेंस दीजिएगा कि आपने क्या क्या देखा। जरा राब्ता हमारा नहीं हो पा रहा। As soon as we get in touch with him, हम उनसे बात करेंगे और उनसे पूछेंगे। वैसे बात ये है, what did he actually see? Absolutely, और बॉटम लाइन ये है, ये हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हो या दुनिया के बाकी जो कॉरेस्पॉन्डेंट्स वहाँ पहुंचे हो, या सारों के सवालात तो बिल्कुल यही होंगे कि ये एक्चुअली उधर सिचुएशन क्या है। चले अयाज से जैसे ही हमारा राब्ता होता है वी विल आस्क हिम दीज क्वेश्चंस, लेकिन अभी हम सीनियर तज्ज़ियाकार आदिल नजम साहब से बात करते हैं इसी मसले पर, अफगानिस्तान की सूरत हाल पर। आदिल साहब शुक्रिया आपने वक्त दिया। आदिल साहब, अफगानिस्तान से अमेरिका निकल गया, हम जरा अमरीकी पर्सपेक्टिव भी जाने ना। अब दुनिया कह रही है कि अमेरिका को शिकस्त हुई है, बाइडन कहते हैं कि नहीं हमारा काम ख़त्म हो गया था। वहाँ पे अमेरिका में यूजुअली अवाम किस थ्योरी से मुत्तफिक हैं, और वहाँ जो थिंक टैंक्स हैं जिन हलकों से आपकी बात हुई है, व्हाट्स देयर पर्सपेक्टिव? देखिए, अमेरिका निकल गया, शिकस्त हो या ना हो, जीत तो नहीं हुई। जीत तो यहाँ किसी की भी नहीं हुई, और जीत तो सिर्फ तब होगी जब अफगानिस्तान में कोई अमन आएगा, जब अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी आएगी, जब अफगानिस्तान के लोगों की ज़िंदगी बेहतर होगी। अमेरिका ने 19 साल लगाए, जो एक तरह से वो हदफ चाहते थे, कह के आए थे कि जी हमने अलकायदा को ख़त्म करना है, उसके लीडर को पकड़ना है, शायद वो हो लिया। लेकिन उसके बाद जो 19 साल की तवालत से उनकी इन्वेस्टमेंट है, वो यकीनन हमें धड़ाम से गिरती हुई नजर आई। और उस लिहाज से उसको आप जो मर्जी लफ्ज़ इस्तेमाल कर लें, बाइडन साहब या आप, लेकिन वो अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा धचका है। वो धचका सिर्फ अफगानिस्तान के हवाले से नहीं है, वो धचका अमेरिका की जो सुपर पावरनेस है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी ताकत है, उस पे एक धचका है। और ये ऐसी चीज़ नहीं है जिस पे किसी और को खुश होना चाहिए, किसी को खुश नहीं होना चाहिए इस पे, क्योंकि जब हाथी गिरता है तो गिरते गिरते भी बहुतों को लेके गिरता है। और ये है तारीख का अगर कोई यहाँ सबक है तो वो ये है। तो शिकस्त किसकी हुई, जीत किसकी हुई, इसका फैसला करेगी तारीख। लेकिन इस वक्त जो बाइडन साहब जो हैं, उनकी सियासी हालत बहुत ही नाजुक है, उनके ऊपर बहुत से प्रेशर है इंटरनल, उनका अपना जो मुल्क है वो बिखरा हुआ है। आलमी सतह पर एक उभरती हुई ताकत है चीन, और दूसरी तरफ ये कि आलमी सतह पे उनकी जो साख्त है अमेरिकन इनएविटेबिलिटी की और अमेरिकन ग्रेटनेस की, उसके लिए ये बहुत इस तमाम चीज़ें में एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट की है कि जब हाथी गिरता है तो वो गिरते गिरते भी बहुत सौ को साथ लेकर गिरता है। वही बात ना कि वुंडेड सुपर पावर इज़ अ वेरी डेंजरस सुपर पावर। बिल्कुल जी, इस पे तो बड़े आजकल एनालिसिस भी हो रहे हैं। आदिल नजम साहब, हम कहेंगे आपको कि आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, हम अपने कॉरेस्पॉन्डेंट से भी एक आंखों देखा हाल, एक असेसमेंट जो है वो सुनना चाहते हैं। अयाज अकबर यूसुफ सही हमारे साथ हैं। अयाज, हम पहले भी यही पूछ रहे थे, प्लीज़ आप जरा अपनी असेसमेंट दीजिए कि आपने क्या क्या देखा काबुल एयरपोर्ट पे, क्योंकि हम बहुत सी फुटेज ऐसी देख रहे हैं जिस पे हमारे बड़े सवालात हैं। हम आपकी आंखों देखा हाल जो है वो सुनना चाहते हैं। देखिए, बहुत शुक्रिया हुमा अब्दुल्ला। कल जब ये इनखिला उस रात को हुआ, अगले दिन सुबह यानी कल सुबह जियो न्यूज़ की वो पहली टीम थी जो एयरपोर्ट में अंदर दाखिल होने में कामयाब हुई, और ये जो एक्सप्लोसिव मनाजिर थे फिर लोगों ने देखे। काफी लोगों ने शवाब थे कि भारतीयों के बाहर तालिबान की अंदर जो था वो और जो एलाइव थी उनका कंट्रोल, तो
तो हम भी बड़े अच्छा अयाज, वी आर गोइंग टू कॉल यू अगेन क्योंकि अभी इतनी डिस्टॉर्शन है कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। हम कॉल ड्रॉप करके दोबारा कॉल कर रहे हैं आपको। अच्छा, इन द मीन टाइम आदिल साहब बहुत शुक्रिया, आपने हमारा इंतजार किया। बहुत से सवाल हैं, लेकिन अब अमेरिका जो है वो अमली तौर पर तो अफगानिस्तान से भी बाहर है और अफगानिस्तान के इर्द गिर्द से भी। तो क्या अब ये मुमकिन होगा कि वो तालिबान हुकूमत पर उस तरह का असर रसूख रख सकें जो इससे पहले जो थे करज़ाई और अशरफ गनी हुकूमतों पर था? तो उनकी इन्वॉल्वमेंट और इन्फ्लुएंस कितना होगा अमेरिका का नाउ इन अफगानिस्तान? अमेरिका शायद चाहता है, जो अमेरिका नहीं चाहे ना चाहे, बाइडन साहब शायद चाहते हैं कि वो अफगानिस्तान से बिल्कुल हाथ धोकर कि यार तुम जानो, तुम्हारे काम जाने, वो वहां से निकल जाएं। लेकिन ना तो बाकी अमेरिका जो अमेरिका एस्टैब्लिशमेंट है ना वो ये होने देगी, और ना ही मेरे ख्याल ये मुमकिन होगा अमेरिका के लिए, क्योंकि जो अमेरिका अफगानिस्तान आया था ये वो अमेरिका नहीं है जो बाहर जा रहा है। ये वो अमेरिका है कि जब एक दुनिया में तगय्युर है, जब एक उभरती हुई ताकत चीन है, जब इस रीजन के जो दूसरे मसाइल हैं वो भी ऐसे हैं कि वो अमेरिका को जकड़े रखेंगे। अमेरिका का इंटरेस्ट, अमेरिका का मफाद इस रीजन से और शायद अफगानिस्तान से भी वाबस्ता रहेगा। लेकिन वाबस्ता रहने का मतलब ये नहीं है कि अमेरिकन मौजूदगी अफगानिस्तान में या काबुल में वैसी होगी जैसे पहले थी, और ना ही ये मुमकिन है कि अमेरिका जो है वो तालिबान पे वैसा असर रसूख रखे जैसा कारज़ई साहब पे था या अशरफ गनी पे था। देखिए, एक तो तालिबान ऐसा नहीं होने देंगे, दूसरा शायद अमेरिका भी ऐसा नहीं चाहेगा। मेरे ख्याल में अमेरिका यकीनन चाहेगा कि कोई ना कोई उनके ताल्लुकात रहें, कि पूरी तरह वैसा रिश्ता ना तोड़ा जाए जैसे पिछली तालिबान हुकूमत में था, क्योंकि जैसे मैंने कहा अमेरिका के मफाद हैं। लेकिन कारज़ई साहब की जो गवर्नमेंट थी या उससे ज्यादा जो अशरफ गनी साहब की गवर्नमेंट थी, वो तो एक तरह से अमेरिकन इंस्टॉल्ड गवर्नमेंट थी, और वहां भी हमने देखा कि अमेरिका उस तरह उसको कंट्रोल नहीं कर सका। बहुत शुक्रिया आपका आदिल साहब। We wish we had more time to talk to you more about this issue. And if you are just joining us, हम आपको बता दें कराची में अगर हैं तो कल परसों तरसों बारिश हो रही है। पिछले घंटे में हमें वादा कर दिया गया है। नहीं मतलब I'm just saying this is something different, वरना मतलब मुख्तलिफ होता क्या है। तो बारिश मौसम is the thing। तो हमने महकमा मौसमियात के डायरेक्टर से पिछले घंटे में बात भी कर ली थी, उन्होंने भी इस बात का दोबारा से बता दिया कि द नेक्स्ट फ्यू डेज कराची में एक्सपेक्ट सम रेन। अच्छा, वैसे मैं एक बात पूछना चाह रहा था आपसे, क्योंकि कल आप सजेशंस दे रहे थे हुमा को, बिकॉज शी इज इंटरेस्टेड टू गेट अ डॉग। आई हैव बर्ड्स एट होम, अफ्रीकन लव बर्ड्स, और आई वाज सो हैप्पी कि एक उनकी फैमिली में इजाफा हुआ, एक बेबी बर्ड पैदा हुई है। हाँ, इतनी सी थी और वो बड़ी हुई, एंड देन येस्टरडे इट डाइड। व्हाट डिड यू डू? आई डोंट नो, maybe I don't know how to take care of them. Then I started reading up on them, और फिर मुझे पता लगा कि नहीं, पता नहीं उसको, I don't know, you can tell me कि भाई what went wrong. पता है क्या हुआ? इतने बड़े साइज की हो गई थी ऑलमोस्ट, इतने बड़े साइज की हो गई थी ऑलमोस्ट, एंड देन ठंड लगी है। यूजुअली बर्ड्स डाई बिकॉज ऑफ ठंड। कोई बिल्ली तो नहीं है ना आपके घर? नहीं, बिल्ली कोई नहीं है। चलें, ये सवाल अब आपके सामने आ गया। आई हैव नो आइडिया अबाउट बर्ड्स, तो आप हमें हेल्प आउट कर सकते हैं विद दैट, एंड आल्सो विद द सेम टोकन ऑफ कोर्स आपका अपना कोई आपका पालतू पेट कोई जानवर आपने घर में रखा हो और उसको कुछ भी हो जाए, तो खैर एक्सट्रीम भी सिचुएशन होगी कि अगर बीमार भी हो जाए तो। बाय द वे, पालतू जानवर की सिचुएशन आपने देखा होगा सोशल मीडिया पे, वो खबर गर्दिश कर रही थी कि मुबैना तौर पर बिल्ली को फांसी दे दी गई है। वो खबर गलत है। इट वाज एन बिल्ली इज़ नो मोर इन द वर्ल्ड, लेकिन वो कॉलर था उसके गले में जो उसके गले में फंसा, इट वाज एन एक्सीडेंट एंड इट डाइड। और डीसी इस्लामाबाद ने इस बारे में बाकायदा तफसील भी जारी की है ऑन सोशल मीडिया एंड प्लेटफॉर्म्स। उन्होंने कहा जी हमने उस शख्स से माजरत भी की है जिसकी ये बिल्ली थी, और वो ऑलरेडी वैसे सदमे में होगा। सदमे में होगा, उसकी दो बिल्लियां थी, वो कुछ लड़ते लड़ते एक जो थी वो लटक गई। पूरा उन्होंने एक्सप्लेन किया। और आपका पेट अगर इस तरह मर जाए ना तो ये इट्स वेरी ट्रॉमेटिक, और ऊपर से इस किस्म के इल्जामात भी हो। बट एनीवे दैट थिंग इज क्लियर्ड। सबसे पहले ज़रा वैक्सीन की बात कर लें, स्टूडेंट्स की वैक्सीनेशन की बात कर लें। सिंध हुकूमत ने 9वीं से 12वीं जमात के तालिब इल्मों को वैक्सीन लगाने का प्लान बना लिया है। 6 सितंबर से सूबे भर में तमाम निजी और जो सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं यहाँ पर कोविड वैक्सीन लगाई जाएगी। 14,20,000 तलबा को वैक्सीन लगाने की मुहिम में 2,527 टीमें हिस्सा लेंगी। लेकिन आपको ये भी बता दें 18 साल से कम उम्र वालों को तो सिर्फ फाइजर वैक्सीन ही लग सकती है, और पाकिस्तान समेत दुनिया भर में ही फाइजर वैक्सीन महदूद तादाद में दस्तयाब है। सवाल ये है कि इतनी बड़ी तादाद में सिंध हुकूमत फाइजर वैक्सीन लाएगी कहाँ से? अमेरिका ने हाल ही में पाकिस्तान को फाइजर वैक्सीन की मजीद
37 लाख खुराकें जो हैं, डोजेस जो हैं वो अतिया की हैं, डोनेट की हैं, लेकिन अब तक मुल्क के तकरीबन 12% आबादी ही वैक्सीनेट हो सकी है। बैरून मुल्क जाने और आने वालों को फाइजर वैक्सीन के बूस्टर शॉट्स लगाने के लिए भी गाइडलाइंस जो हैं वो जारी की जा चुकी हैं और मतलूबा तादाद में फाइजर वैक्सीन की दस्तयाबी यकीनी बनाना सिंध हुकूमत के लिए मुश्किल होगा, आसान नहीं होगा, बिकॉज़ उनको काफी बिग नंबर चाहिए। पूरे मुल्क के लिए आती हैं, ये नहीं कि सिंध के लिए आई हैं, ये पूरे मुल्क में डिवाइड होती हैं, डिस्ट्रीब्यूट होती हैं। सेक्रेटरी सेहत सिंध कासिम सुमरो साहब हमारे साथ मौजूद हैं। कासिम साहब, अब सिंध हुकूमत ने फैसला कर लिया है कि सिंध में 9वीं से 12वीं जमात के लिए स्टूडेंट्स को वैक्सीन लगाई जाएंगी। क्या इस सिलसिले में आपकी प्लानिंग है, क्या डिस्कशन हुई इस डिसीजन को लेने से पहले? हमारा जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का और पर्टिकुलरली हमारी लीडरशिप से सबका एक ही कंसेंसस है कि क्योंकि दुनिया में अगर ये वैक्सीनेट हो रही है तो सिंध में भी इसी तरह से जो हमारे पब्लिक प्राइवेट के जितने बच्चे जो 9th ग्रेड से अबव हैं उनको हम वैक्सीनेट करें, ताकि क्योंकि हमने जब स्कूल खोलने की बात की थी तो उस वक्त हमने ये शराइत भी रखी थी कि आप जो आपका टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ वो भी वैक्सीनेट होना चाहिए। फिर हमने कहा कि जी पेरेंट्स भी वैक्सीनेट होने चाहिए। फिर घरों में जो अमले जो बाकी काम करने वाले लोग हैं उनके लिए भी कहा गया कि वो भी वैक्सीनेट हों। ज़ाहिर ये सारी सख्तियाँ हैं। सख्तियाँ कहने का मकसद भी ये है कि एक तो इससे आम पॉपुलेशन ज़्यादा वैक्सीनेट हो जाती है और फिर जितना कम स्प्रेड होगा, ज़ाहिर स्कूल में अगर कम स्प्रेड होगा तो हमें स्कूल बंद नहीं करने पड़ेंगे और अल्टीमेटली जो लर्निंग प्रोसेस है वो हैम्पर नहीं होगा। तो ये एक बेसिक स्पिरिट है इसके पीछे जिस पे हमने एक डिसीजन लिया है। राइट अच्छा सुमरो साहब, एक क्लैरिटी अगर आप दे दें, अब तक तो हम यही जानते हैं कि 18 साल से कम उम्र अफराद के लिए सिर्फ फाइजर वैक्सीन की ही मंजूर जो है उसको की है फाइजर, उसके अलावा कोई नहीं। तो और ये वैक्सीन पाकिस्तान तो क्या दुनिया में कहीं भी वाफिर मिकदार में दस्तयाब नहीं है। तो सवाल ये है कि फिर लाखों स्टूडेंट्स जो हैं हमारे, उनको ये वैक्सीन कैसे मिलेगी? क्या सिंध हुकूमत का कोई प्लान है कि इस वैक्सीन को ख़रीदा जाएगा? में पेरेंट्स की कंसेंट रिक्वायर्ड है कि वो बच्चों को वैक्सीन करवाना चाहते हैं कि नहीं चाहते। ये हमारा डिसीजन है, तो वैक्सीन करवानी है या करवानी चाहिए। लेकिन इस पे हमने ये कहा था कि पेरेंट्स का कंसेंट होना चाहिए। अब हमारे पास वो नंबर अभी तक आया नहीं है कि हमें वो एजुकेशन डिपार्टमेंट और डिपार्टमेंट मिल के एक जो कंसेंसस डेवलप कर रहे हैं और उसके बाद हम जो है वो इस पे जाएंगे। लेकिन यकीनन जो आपने सवाल किया है कि जो दुनिया में WHO स्टैंडर्ड की WHO की अप्रूव्ड वैक्सीन हैं जो बच्चों के लिए या एडोलेसेंट के लिए जो अप्रूव्ड वैक्सीन है, हम उसी वैक्सीन को ही इनैक्टिवेट करेंगे। जो अगला सवाल है कि जी क्या वैक्सीन एक्वायर करने की पॉइंट ऑफ व्यू से जो सिंध गवर्नमेंट के लिए जो आपने सवाल किया है वो हम बहुत पहले ही आपको भी जवाब दे चुके हैं कि हम चाहते भी हैं, लेकिन अगेन वो जो जहाँ रुकावटें हैं वो आप सबको पता है। कासिम साहब, ये सब इक़दाम आप सबके सामने ही है, लेकिन दूसरी जानिब ये भी है मामला किसी से ढका छुपा नहीं कि सिंध में कोरोना की चौथी लहर अब तक कंट्रोल में नहीं आ रही है। क्या आप लोगों के डेटा एनालिसिस कहते हैं SOPs पर अमल ना करना, ज़ाहिर है आप लोगों ने इन्फोर्स करने के लिए उसे क्या किया, आवाम का तो जो कसूर है, लेकिन ये 4th वेव के हवाले से सूरत हाल है क्या एक्चुअली, पर्टिकुलरली इन कराची एंड देन इन सिंध? देखिए SOPs पे अमल न कराना, अब इस पे जो जितनी पुलिसिंग पॉसिबल स्ट्रिक्ट मेजर्स हमने और आपने सब ने मिल के उस पर जितना हम इस पर बहस भी कर चुके, वो स्ट्रिक्ट मेजर लिए भी जा चुके। उसके बाद जो है वो अब भी अगर हम इतनी सारी मेजरमेंट के बाद भी अगर हम ये बातें अब समझ नहीं सकें तो अब उसका हम कुछ कर नहीं सकते। लेकिन अगेन अपीलें, मैं आपका भी बहुत शुक्रगुजार हूँ। आपकी हर बुलेटिन के बाद हर एक दो मिनट आप भी जो है वो आपका पूरा चैनल इस पे और आपके जो बाकी डिस्कशन के प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी और आपके मॉर्निंग शोज में भी हमेशा वेरी अप्रिशिएटिव ऑफ योर एफर्ट्स। लेकिन ये सारा मुस्तकिल काम है जो हमें करना है, हम सबको इसका हिस्सा बनना है। पार्लिमानी सेक्रेटरी सेहत सिंध कासिम सुमरो हमसे बात कर रहे थे, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लान तो अच्छा है,
लेट्स सी हाउ फार इट गोज़। और ज़बरदस्त बात है कि स्टूडेंट्स को वैसे तो अगर अपनी इंस्टीट्यूशंस में ही वैक्सीन जो है लग जाए, बट ऑफ कोर्स इसमें पेरेंट्स की रजामंदी भी शामिल होगी। नेचुरली सम पेरेंट्स माइट नॉट वांट। अच्छा जी, बहुत से पाकिस्तान में आपको पता है ऐसे लोग होते हैं जो ज़बरदस्त काम करते हैं और दुनिया भी जब उनके अच्छे काम का एतराफ़ करे तो हमें बड़ी खुशी होती है। और जियो पाकिस्तान एज अ प्लेटफॉर्म We celebrate our fellow Pakistanis. और ख़ास तौर पे कुछ ऐसी इंस्टीट्यूशंस, ऑर्गेनाइजेशंस, इंडिविजुअल्स जो हमें पता होता है कि सही काम कर रहे हैं और हम कितनी बार अपने इस प्लेटफॉर्म पे उनको शोकेस करते हैं और फिर दुनिया जो है वो भी उनको मानती है। और यही हुआ है जी, एशिया का नोबेल प्राइज़ समझा जाने वाले रामन मगसेसे अवार्ड जो है वो पाकिस्तान के डॉक्टर मोहम्मद अमजद साकिब ने अपने नाम कर लिया है। अखुवत फाउंडेशन के बानी डॉक्टर अमजद साकिब को गुर्बत के खात्मे और इंसानियत की खिदमत के लिए कोशिशों के एतराफ़ में इस अवार्ड से नवाजा गया है, विच इज़ अ प्राइड फॉर पाकिस्तान इंडीड। ये तो पाकिस्तान की ही खुशनसीबी है इसमें। और पाकिस्तान में अपनी नौइयत का मुनफरिद माइक्रो फाइनेंस प्रोग्राम मुतारिफ करवाने वाले अमजद साकिब को रामन मगसेसे अवार्ड हासिल करने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने भी अपनी ट्वीट में मुबारकबाद दी है। सो कंग्रेचुलेशंस। लेकिन इसी पे उनसे ख़ुद क्यों ना बात की जाए। अखुवत फाउंडेशन के सरबराह डॉक्टर अमजद साकिब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, रामन मगसेसे अवार्ड सिर्फ अखुवत फाउंडेशन के लिए नहीं है और हम पहले भी ये बात कर रहे थे, सर्टनली ये हमारी पूरी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए एक एजाज़ है। अब इस तरह के एजाज़ात से फलाही काम करने वालों को, जैसे कि आप भी का बेतहाशा काम है आपको इनकरेजमेंट मिलती है या बस चलें एक और अवार्ड है जो आ गया, लेकिन या फिर वाकई इससे हौसला बढ़ता है? आपने दुरुस्त कहा कि ये अवार्ड जो है ये किसी शख्स के लिए नहीं होता, ये पूरे समाज और मुआशरे के लिए होता है और उससे इस तरह के काम करने वालों की हौसला अफजाई होती है। लेकिन मैं एक चीज़ आपको बात बताऊं कि जो भी फलाही काम करते हैं या समाजी मामलात में अपना किरदार अदा करते हैं वो एजाज़ात के मुस्तहिक अपने आप को नहीं समझते, ना वो एजाज़ात के लिए काम करते हैं। उनका असल एजाज़ यही है कि किसी भूखे को खाना खिला दें, किसी प्यासे को पानी पिला दें, किसी की आंखों से आंसू पोंछ डालें। उनकी सारी की सारी रज़ाकारियत का जो मरकज़, महवर और मंतहा है वो अल्लाह की रज़ा होती है। लेकिन आपकी बात दुनियावी एतबार से दुरुस्त है कि इससे नेकी को फ़रोग़ मिलता है और दूसरे लोगों को इंस्पिरेशन मिलती है कि ऐसे कामों से दुनिया बेहतर हो सकती है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली इंस्पिरेशन तो मिल सकती है। अच्छा, ये भी बताइएगा कि अब आलमी सतह पर अखुवत फाउंडेशन के काम को इस तरह सराहा जा रहा है तो एक तरह से तो आप पर जिम्मेदारी और भी बढ़ गई है। अपने काम का दायरा कार मज़ीद फैलाने का कोई इरादा है, कोई फ्यूचर प्लान आपने बनाया? जी बिल्कुल, हम पाकिस्तान के कोने कोने में जाएंगे। मैं तो अक्सर ये कहता हूँ कि जब तक पाकिस्तान में एक शख्स भी गरीब है तो हम सब गरीब हैं। तो जब तक हर शख्स के ख्वाब पूरे नहीं होते, जब तक हर बच्चा स्कूल नहीं जाता, जब तक हर शख्स के सर पर छत नहीं आती, हमारा काम खत्म नहीं होगा। उसके बाद भी खत्म नहीं होगा क्योंकि हम इसको फिर बैनुल अक़वामी सतह पर लेके जाएंगे। इंसानियत के आलमगीर तसव्वुर के तहत, जिसको हम मवाक़ात मदीना कहते हैं, हमें दुनिया के हर दुखी शख्स को जो पीछे रह गया हो उसको ज़िंदगी की नेमतों के साथ उसको हम आहंग करना है। ये दुनिया अल्लाह का कुनबा है, हमें हर शख्स की मदद करनी है। पाकिस्तान अव्वलीन है, उसके बाद सारी दुनिया है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने का और एक दफ़ा फिर आपको बहुत बहुत मुबारक ये अवार्ड। और ये डेफिनेटली ये तो हम सारे ही इसमें जमा हो गए। पाकिस्तान का अवार्ड, पाकिस्तान में तो लोग वाकिफ़ हैं, लेकिन आलमी सतह पे भी यूँ अब उनकी खिदमत का एतराफ़ यकीनन पाकिस्तान के लिए बाइस फ़ख्र है। कंग्रेचुलेशंस वंस अगेन सर। हमारे पास एक और ख़बर है, एक किताब जो हमारे पास मौजूद भी है उसका ज़रा तस्करा करते हैं। बिल्कुल, ख़वातीन पर मज़ालिम ढाए जाने की रोज़ एक नई दर्द भरी कहानी हमारे सामने आ रही है। इन मज़ालिम के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाना भी आसान नहीं है। हकूक़ की जद्दोजहद और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाने के लिए पाकिस्तानी ख़वातीन की तवील तारीख़ है और ख़वातीन अपने हकूक़ के लिए क्या करती हैं, अपने क्या हकूक़ मांगती हैं, किससे मांगती हैं और क्यों मांगती हैं, और जब मांगती हैं तो क्या होता है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा और बेनज़ीर भुट्टो की करीबी साथी सेनेटर शहरी रहमान की नई किताब
वुमेन्स पेनिंग में ये सब कुछ मौजूद। बिल्कुल, अगर आप वो पढ़ लेना तो बहुत सी चीज़ें, रीड इट विद एन ओपन माइंड, और आपको समझ आ जाएंगी, सब जवाब मिल जाएंगे, ख़ास तौर पर मर्द हज़रात के लिए तो ये किताब पढ़ना लाजिम है। बल्कि सम वुड से एज़ फार एज़ टू से कि इसका कोई करिकुलम, कोई निसाब होना चाहिए जिसमें इसको डाल दिया जाए, लेकिन दैट्स जस्ट आवर ओपिनियन। सीनियर सियासतदान और रहनुमा पीपल्स पार्टी सेनेटर शहरी रहमान हमारे साथ हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपकी किताब के हवाले से बात करनी है। एक तासुर ये है कि पिछले चंद सालों में ख़वातीन के हकूक़ से मुतालिक आगाही बहुत बढ़ गई है, लेकिन रोज़ जिस तरह की ख़बरें सामने आती हैं इस बात से इत्तफाक करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि यू वुड एक्सपेक्ट कि लोगों को अगर आगाही ज़्यादा है तो फिर ये क्राइम्स, जराइम जो हैं ये कंट्रोल होंगे, एक अंडरस्टैंडिंग बेहतर होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो आपकी किताब ऐसे वक्त में ही सामने आई है। इस किताब का मकसद आपके लिए क्या है? ये मेरी सोच थी कि हमारी अब नई नस्लें भी गुस्से में हैं, और उनका गुस्सा बहुत जायज़ है, हम सबका गुस्सा जायज़ है कि ख़वातीन और औरतों के साथ ये क्या हो रहा है, बच्चों के साथ ये क्या हो रहा है, माइनॉरिटीज़ के साथ ये क्या हो रहा है। तो ये एक हमें सोचने की बात है, और इस पर हर पहलू, इकोनॉमिक्स, लेबर, कल्चर, सोसाइटी, तारीख़ में क्या तहरीकें चली, और अब जो नई नस्ल है उनके साथ लिटरली एक यकजहती की ये कहानियाँ हैं, ये एक यकजहती की माला है जिसे पिरोते हैं कहानियाँ, और एक दूसरे के साथ तफहीम और यकजहती का पुल बनाने की कोशिश है। क्योंकि मेरी जनरेशन ने बहुत डिफरेंट सूरत हाल का सामना किया था, और हम ज़िया-उल हक के दौर से हमने शुरू किया एहतजाज करना, और कवानीन पर फोकस करते थे, सियासत पर फोकस करते थे, रियासत से इंगेज करते थे कि कवानीन बदलने हैं, माहौल बदलना है, सियासी पार्टियों से इंगेज। अब सूरत हाल भी बहुत फ़र्क है, दायरा भी ऐसा लगता है, घुटन का माहौल है, माशरा भी तंग होते जा रहा है, आए रोज़ बहुत ही खौफनाक और हैबतनाक, मतलब होशरुबा इंसिडेंट्स होते हैं, इंसिडेंट्स नहीं, इस्तेसाल होता है लड़कियों का, ख़वातीन का, औरतों का। तो ये सोच, उस पर विचार और एक इज्तिमाई, मेरा ख्याल था हम इस पर दानिश का एक जोर और एक नज़र डालें, एक अपनी मारूफ और मजबूत आवाज़ों का भी इस्तेमाल करें, वो अपनी कहानियाँ, रोल मॉडलिंग बताएं जो हमारी पुरानी हीरोज़ हैं, और बहुत हैं, हिना जिलानी, ज़ोरा यूसुफ, फरीदा शहीद, खाबर मुमताज़, आयशा खान, बहुत सारी हैं, और इसमें उन्होंने अपनी कहानियाँ भी बयान की, और जो तहरीकें हम लोगों ने चलाई उसका भी हवाला दिया है। वेरी राइट शहरी साहिबा, ख़वातीन का इस्तेहसाल रोज़ हो रहा है, कब से हो रहा है, अब इस बात का इदराक कराना भी एक चैलेंज मुझे लगता है कि आज के दौर में बन चुका है, क्योंकि ये तो एक फैक्ट है ना कि इस्तेहसाल तो हो रहा है, इससे कोई नज़र चुरा ले, जितनी देर तक चुरा ले, लेकिन ये हकीकत हम सब पर आया वक्त है कि हो जानी चाहिए। एक अहम सवाल जो काफ़ी किया जाता है, जब भी ख़वातीन पर जुल्म की बात हो ना, इनके हकूक़ ना दिए जाएँ, इस तरह के वाक़यात सामने आएँ, तो बताया जाता है, एक कॉमन नैरेटिव ये सामने आता है, ऑल्टरनेटिव व्यू ये सामने आता है कि भाई ये तो दुनिया भर में हो रहा है और वहाँ तो इतना रिपोर्ट नहीं होता, इसलिए हम ही लोग, जो हम यहाँ बैठे बात कर रहे हैं, हम ही लोग ख़राब कर रहे हैं ये सूरत हाल, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा बता रहे हैं। हमारे वाक़यात जो हो रहे हैं सामने हमारे माशरे में, इन वाक़यात पर बात होना ही ऐसा लगता है कभी कभी एक मसला है। आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है कि ये बात होनी चाहिए, क्योंकि ये तो बात कन्विंस करने के लिए लोगों को टाइम लग रहा है हमें। प्रोटेस्ट करना सबका बुनियादी हक है जी, और कहना कि हमें अपने हुकूक दें, हमें बराबरी दें, हमें इस माशरे में जीने का हक और सांस, खुली फजा में सांस लेने का, चलने फिरने का, आवाज़ उठाने का, काम करने का, अपना लोहा मनवाने का हक है कि नहीं। तो ये बातें जो आइन में, जो जिना कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिना के कॉल ऑफ फेल में, उनकी बातों में, हमारी जमहूरी स्ट्रगल में ये सारी चीज़ें एम्बेडेड हैं, तो ये क्यों हम इनको पीछे रखें, और क्यों ना हम इनकी ताकत इस्तेमाल करें। हमारे यहाँ ये दलेरी की दस्तावेज भी है ये किताब, इससे बड़ा होप और इंस्पिरेशन होना चाहिए लोगों को कि कितनी दलेरी से औरतें अपनी आवाज़ उठाती हैं, वो अपनी कहानियाँ बयान कर रही हैं आगे की, और नई नस्ल भी हमारी बहुत वाइब्रेंट और एनर्जेटिक और बड़ी दलेर है। जो पुरानी हमारी वैप की ख़वातीन थी, उन पर जो इल्ज़ामात वो सबका सामना अभी भी कर रहे हैं, और भी चीज़ों सामने आ गई हैं
अब तो बात करने पर कोई मारने धारने उठ जाता है कि आपने बात क्यों की, आपका हक क्या है। तो हर किस्म की अब रिएक्शंस आने लगे हैं और इसमें हमें जितना हम एक दूसरे के साथ यकजहती दिखा सकें, चाहे हम सियासत में हो, चाहे हम मीडिया में हो, चाहे हम एक्टिविस्ट सिविल सोसाइटी में हो, हम सबका मकसद एक होना चाहिए। और उसमें मेरा ये किताब लिखने का और इतने लोगों को, मारूफ आवाज़ों को जमा करने की ये छोटी सी कोशिश इसीलिए थी। शरीन मान साहब, ऑब्वियसली वी वुड लव कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा ये किताब पढ़ें और ज़्यादा से ज़्यादा आगे ही लें, क्योंकि आपसे बात करते हुए साथ जो हम विजुअल्स चला रहे हैं ना, उसमें देख के जो माइंडसेट यहाँ के मर्द हजरात का नज़र आ रहा है, हजरात तो वैसे नहीं कहना चाहिए, मर्दों का नज़र आ रहा है, वो कभी कभार खौफ ऐसा होता है कि ये बदलेगा नहीं। हमें ऐसा कभी कभार लगता है क्योंकि इतना ज़्यादा होना स्टार्ट हो गया है। खैर, आपसे हम ये पूछेंगे कि ख़वातीन पर जुल्म का सिलसिला बंद हो, इसमें हमारी कौमी क़यादत का किरदार इंतहाई अहम है, लेकिन ये भी हकीकत है कि हर सियासी जमात हर सतह पर ऐसे रहनुमा नज़र आते हैं हमें जिनके बयानात विक्टिम ब्लेमिंग, मर्दों की सुप्रेमेसी और ख़वातीन को दबाने के लिए बहाने तराशने की तस्वीर हैं। तो लगता है कि बस यही ढूंढ रहे होते हैं किसी तरीके से उधर ही ब्लेम चला जाए। तो सियासी क़यादत खुद को बेहतर बनाने के लिए क्या कर रही है? मैं पीपल्स पार्टी में इसी तरह आई हूँ, मतलब सड़कों पर जो तहरीक चलती थी और खौफनाक सामने हमारे एक अमला होता था पुलिस और टैंकों का, और हम खड़े होते थे, चंद निहत्ती औरतें होती थी, जर्नलिस्ट, लॉयर्स और लेबर यूनियंस थोड़े से साथ होते थे, 50-60 लोग भी नहीं होते थे, लेकिन हम लगे रहते थे और हमने जो भी किया और करा। मैं ये कहती हूँ कि लेफ्ट की पार्टी, पीपल्स पार्टी पहुँचती थी, हम फ़ोन करते थे, ANP पहुँचती थी हमारा साथ देने, हम ऐसा डंडे खाने। तो इसी तरह सियासी जमातें हैं। अभी भी आप चेयरमैन बिलावल को देखेंगे, कोई भी बात होगी, कोई भी स्टेटमेंट होगा, वो जरदारी साहब हो, शहीद बेनज़ीर तो थी खुद बजाते खुद पाकिस्तान की ट्वाइस इलेक्टेड और पूरे इस्लामी दुनिया की ट्वाइस इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर। तो ये पार्टियां वाज़े तौर पर औरतों को ना सिर्फ मेन स्ट्रीम करती हैं, लेकिन हमारे लिए जगह भी होती है और हमारी सुनवाई भी होती है। हम टोकन नहीं होते। अगर हम मिनिस्टर होते हैं तो फुल फेडरल मिनिस्टर होते हैं जो डिसीजन मेकिंग पावर होते हैं, पार्टी होते हैं। मैं भी मतलब लीडर ऑफ अपोजिशन बनाई गई थी ना, ऐसे तो नहीं, और अभी भी पार्लिमानी लीडर हूँ। तो लीडरशिप रोल्स होते हैं सब्सटैंटिव, और पार्टियों में ये अभी तक हमने ऐसा नहीं देखा। तो क़यादत अपनी अपनी आइडियोलॉजी, अपने नजरिए के साथ चलती है। थैंक यू सेनेटर साहिबा फॉर योर टाइम। बड़ा आपने बताया भी कि किस तरह लड़ के और यू नो टेकिंग योर स्टैंड और किस तरह आप सारों ने काम किया, बहुत बहुत शुक्रिया। बट साथ ही मेरे एक थॉट आई थी, हम कुछ वीडियोस ये चला रहे थे, ये मीनार पाकिस्तान वाला इंसिडेंट, एंड देन जस्ट इमेजिनिंग अ वुमन इन अ मजमा ऑफ मैन। आपने भी ये विजुअल्स देखे होंगे, बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जब ट्रेन पे पूरा वो उन्होंने पंजाब वो गई थी और हज़ारों लोगों का हजूम होता था और क्या रिस्पेक्ट होता था उस वक्त। इस किस्म की कोई चीज़ें शायद तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे, आई गेस होती भी नहीं थी, वरना कुछ ना कुछ तो खैर रिपोर्ट हो जाता। बट शी वाज सो बोल्ड, she was to be, that's why she is still an inspiration for a number of women out there, पाकिस्तान में भी दुनिया में भी, which is also our top story। आज खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं मारूफ ड्रामा निगार फातिमा सुरैया बजिया जी को, जिनका आज यौम पैदाइश है। और फातिमा सुरैया बजिया 1 सितंबर यानी आज ही के दिन 1930 को भारतीय शहर हैदराबाद के ज़िला कर्नाटक में पैदा हुई थी। तकसीम के फ़ौरन बाद ही इनकी फैमिली पाकिस्तान आ गई थी और बजिया 10 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी बाय द वे, इसीलिए बजिया भी कहते थे। क्या टैलेंट था। 1997 में फातिमा सुरैया बजिया को उनकी खिदमात पर हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से तमग़ा हुस्न कारकर्दगी से नवाजा गया और इसके अलावा उन्हें कई कौमी और बैनुल अक़वामी एजाज़ात से भी नवाजा गया। शकील साहब वैसे अपनी जवानी से ही ओल्डर प्ले करते हैं मुझे लगता है। खैर, फातिमा सुरैया बजिया को जापान का आला सिविल अवार्ड भी मिल चुका है। 2012 में सदर पाकिस्तान की तरफ से उन्हें हिलाल इम्तियाज़ से भी नवाजा गया। बजिया ने सिंध में मुशीर बराए तालीम की हैसियत से भी खिदमात सरअंजाम दी। एक और शख्सियत को आज हम खिराज तहसीन पेश कर रहे हैं और उन्होंने हॉकी के मैदान में पाकिस्तान का परचम जो है दुनिया भर में बुलंद किया। और जी, बात हम कर रहे हैं शहबाज अहमद साहब की। जनाब,
और आज पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान और मौजूदा सेक्रेटरी जनरल पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन शहबाज अहमद साहब को याद कर रहे हैं, इसलिए क्योंकि आज उनकी है 53rd बर्थडे। अच्छा जी, हम चलें हैप्पी बर्थडे इनको दोबारा से कहेंगे और हम अब एक और बात, एक इनफैक्ट तस्वीर आपको दिखाएंगे और मैं तो ये उम्मीद कर रहा हूँ कि अल्लाह करे वसीम अकरम साहब का क्वारंटीन जल्द खत्म हो जाए। क्वारंटीन में 2 दिन रह गए हैं, मुश्किल से नहीं, ये असली शक्ल उनकी वैसे नहीं बन गई, लेकिन दिस इज अ पिक्चर दैट वाज ट्वीटेड और इनके मैनेजर ने ट्वीट की थी। एक्चुअली डेफिनेटली इट लुक्स लाइक इट्स फ्रॉम अ शूट, लेकिन उनका ये कहना था, उनका यही तासुर था कि क्वारंटीन में बेचारे 2 हफ्ते से वसीम अकरम जो है बहुत ही मुश्किल में, और इनकी तो वीडियोस वगैरह हम देख भी रहे हैं। तो वसीम अकरम ने कहा जी, मी आफ्टर 12 days इन क्वारंटीन आई फाइनली फाउंड माय रेजर, हैप्पी नाउ। तो इस पे इनके मैनेजर का भी कुछ कहना था, बट एनीवे ये कभी वसीम अकरम का ये हाल कभी हो गया तो ही इज नॉट लुकिंग सो बैड, better than the मूछें though. I don't know, I didn't like those मूछें. It's all right. वैसे अच्छा जी, so that's it for today. वैसे खबरें हमारे पास बहुत होती हैं, टाइम हमेशा कम रह जाता है, but of course we have tomorrow, so we'll see you Please tomorrow. wear a mask, take care of yourself. Bye.